हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम कवर करेंगे मौर्य पीरियड। बाकी सारी पिछले वाले चैप्टर्स जो हैं वो एक प्लेलिस्ट ल्यूसेंट बुक के नाम से उसमें कवर किए गए हैं। आपको जो भी देखना हो प्लीज़ इससे पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं वहीं से देख लीजिएगा। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट हमारा टॉपिक है। देखिए, कोई भी चीज़ है, मौर्य पीरियड है या कोई भी पीरियड है, सबसे पहले बात ये आती है कि हमें उसके बारे में पता कैसे चलता है। तो देखिए, जो सोर्सेज हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो सबसे पहला है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स मतलब जो बुक्स के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू हमें मिलता है। तो सबसे पहले है कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्या की अर्थशास्त्र बुक। कौटिल्य आप सबको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के वो हेल्पर थे जिनकी वजह से माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अब मौर्य डायनेस्टी को सेट कर पाए थे। देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स फॉर मौर्यस। मौर्यस के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स रहा है। इट इज़ अ ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी। ट्रिटाइज एक तरीके से ग्रंथ को कहा जाता है कि इसमें everything थी about government and polity. It gives a clear and methodological analysis of political and economic conditions of modern period. ये modern period का clear और methodological मतलब method wise जो उनका analysis था, political कि उन पर political सरकार वाइज कैसी conditions थी, economic financially कैसी conditions थी, वो explain करता था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज की बुक थी इंडिका। ये भी इस तरीके से भी आ जाता है कि इंडिका किसकी बुक थी, और ये बहुत कॉमनली क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। तो देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका। पहले बात कि मेगास्थनीज कौन थे। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेलेकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपको पता हो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस निकेटर को हराया था, और वहाँ पे उसके बाद उन्होंने एक बाउंड्री सेट की थी, और सेलेकस निकेटर ने अपना एक एम्बेसडर जिसका नाम मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। तो उन्होंने जब वहाँ पे वो रहे, उनके बारे में पढ़ा, देखा, मौर्यस को जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया उनके लाइफस्टाइल को, तो उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी इंडिका। इस इंडिका इज़ फॉरमोस्ट अमंग ऑल द फॉरनर्स अकाउंट फॉर मौर्य। मौर्यस के ऊपर जितने भी फॉरनर्स अकाउंट्स लिखे गए हैं उनमें इंडिका सबसे पहले आती है। बट इट्स ओरिजिनल कॉपी इज़ लॉस्ट। लेकिन जो उसकी ओरिजिनल कॉपी थी वो लॉस्ट हो गई थी। एंड इट हैज़ सर्वाइव्ड ओनली एज क्यूटेशंस इन द टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल ग्रीक राइटर्स सच एज स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन, प्लूटार्क एंड लैटिन राइटर्स जैसे कि प्लिनी एंड जस्टिन। तो इसके अंदर क्या था कि ज़्यादातर ये जो थी लॉस्ट हो गई थी, गुम हो गई थी। ज़्यादातर नहीं, सॉरी, ये बुक जो थी ये बिल्कुल गुम हो गई थी। उसके बाद ही क्यूटेशंस पे बेस्ड है। क्यूटेशंस कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो कि किसी की स्पीच से या टेक्स्ट से लिया जाता है, और उनको लेता कौन है, कोई और, ओरिजिनल ऑथर से अलावा कोई और उनको लेता है, उसे कहा जाता है क्यूटेशंस। तो ये सिर्फ क्यूटेशंस पे ही सर्वाइव कर रही है, जैसे कि कहा सुनी कह लीजिए, इन द टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल ग्रीक राइटर्स। और क्यूटेशंस कहाँ से ली गई हैं, ग्रीक राइटर्स के टेक्स्ट में से, जैसे कि जो नेम्स गिवन है, स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन, प्लूटार्क, और लेटिन राइटर्स भी रहे हैं जैसे कि प्लिनी एंड जस्टिन। इट रेफर्स टू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसको रेफ़र करता है, मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन को। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ की कास्ट 7 कास्ट सिस्टम प्रिवेल करती थी, एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, स्लेव्स की एब्सेंस थी, एंड यूजवरी इन द इंडिया। यूजवरी, अब देखिए यूजवरी क्या होता है, किसी से जब हम इंटरेस्ट मनी लेते हैं और वो हमें मनी लेंड करता है बहुत हायर रेट पे, तो उसको यूजवरी कहा जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। विशाखा दत्ताज मुद्र राक्षसा। विशाखा दत्त ने लिखी थी मुद्र राक्षसा। दो इट वाज रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ये बुक जो है वो गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी, बट इट डिस्क्राइब्स हाउ चंद्रगुप्त मौर्य गेट चाणक्याज असिस्टेंस टू ओवरथ्रो नंदास। इसमें बताया गया है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी कौटिल्य उनकी हेल्प ली थी और नंदास को ओवरथ्रो कर दिया था और अपनी एक डायनेस्टी सेटअप कर दी थी। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा इट गिव्स एन एक्सीलेंट अकाउंट ऑफ प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इसने भी एक बहुत अच्छी हमें नॉलेज प्रोवाइड की थी कि वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी उसके बारे में।
नेक्स्ट है पुरानाज. दो दे आर कलेक्शन ऑफ लीजेंड्स इंटरस्प्रेड विद रिलीजियस टीचिंग्स, दे गिव अस क्रोनोलॉजी एंड लिस्ट ऑफ मॉडर्न किंग्स. जो पुरानाज हैं, ऑल्दो ये रिलीजियस फैक्ट्स पे, रिलीजियस चीज़ें हैं इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से ली गई हैं, अलग अलग टीचिंग्स से ली गई हैं, लेकिन ये हमें क्या देते हैं, एक क्रोनोलॉजी और लिस्ट ऑफ मॉडर्न किंग्स. क्रोनोलॉजी मतलब पीरियड, कि इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद एक सिस्टम बन जाता है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके से वो हमें मॉडर्न किंग्स की क्रोनोलॉजी बताते हैं कि इसके बाद ये आया, उसके बाद वो आया, तो एक लिस्ट हमारे पास आ जाती है. नेक्स्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर. तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे कि इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि जातका, ठीक है, रिवील अ जनरल पिक्चर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मॉडर्न पीरियड. तो वो भी हमें मौर्य पीरियड के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बताती हैं. सेकंड, सिलोनीज बुद्धिस्ट क्रॉनिकल. सिलोनीज कहते हैं सिलोन में रहने वाले जो लोग थे, सिलोन उस टाइम श्रीलंका का नाम था, तो वहाँ के जो बुद्धिस्ट थे उनके जो क्रॉनिकल्स थे, जैसे कि हो गया दीपावामसा, वहाँ महावामसा, इन्होंने भी एक क्या किया था, डिस्क्राइब द पार्ट प्लेड बाय अशोका इन स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म टू श्रीलंका. बुद्धिज़्म को श्रीलंका तक ले जाने का जो इन्होंने अशोका ने एक पार्ट प्ले किया था, वो हमें इसमें बताया गया है. तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो तिब्बत के बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है जिसका नाम है दिव्यावदाना, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अशोका. ये भी अशोका के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं एंड हिज एफर्ट्स टू स्प्रेड बुद्धिज़्म, और उनके वो एफर्ट्स जिनसे वो जो उन्होंने किए थे बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, ये सब बताते हैं. ठीक है, अब देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. सबसे पहले देखिए कि आर्कियोलॉजी क्या होती है. आर्कियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एंशियंट एंड रिसेंट ह्यूमन पास्ट. देखिए क्या है कि जो पहले पुरानी चीज़ें जो बची हैं, जो भी चीज़ें बची हैं, उनसे उनकी स्टडी करके जब हम किसी चीज़ के बारे में पता लगाते हैं तो उसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से थे. फर्स्ट था अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. देखिए जो अशोका की एडिक्ट्स थी या इंस्क्रिप्शंस थी. एडिक्ट्स किसको कहा जाता है. एडिक्ट्स ज़्यादातर जो एक किंग के ऑडियंस हो, मतलब जो एक किंग ने, एक राजा ने जो अपनी बताया होता है कि मेरे राज्य में ये होगा, या जिसे ऑर्डिनेंस कह लीजिए, प्रोक्लेमेशंस कह लीजिए, ये चीज़ें कि जैसे अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में लें तो अगर मान लो एक राजा कहता है कि अब से मेरे दरबार में ये चीज़ होगी, तो वो उसका एडिक्ट हो गया. पुराने उसको एडिक्ट कहा जाता था. ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे एडिक्ट्स थे. देयर आर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स एंड केव इंस्क्रिप्शंस लोकेटेड एट सेवरल प्लेसेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट. देखिए काफ़ी सारे रॉक एडिक्ट्स थे, मतलब एडिक्ट्स रॉक्स पे लिखे गए थे, पिलर्स पे लिखे गए थे, केव्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस थी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पे अवेलेबल थी. देयर इम्पोर्टेंस केम टू बी अप्रिशिएटेड ओनली आफ्टर देयर डेसिफरेशन बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1837. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि उनकी इम्पोर्टेंस हमें तभी समझ में आई जब उन्हें डेसिफर किया गया, जब उन्हें समझा गया, जब वो इस लायक हो गए कि हम उनको समझ पाएँ, रीड कर पाएँ. और वो किन्होंने डेसिफर किया था, किन्होंने इसको समझा था. फर्स्ट कौन थे वो, जेम्स प्रिंसेप. कब किया था, 1837 में. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एंड ऑल्सो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अशोका एज ऑथर ऑफ दीज एडिक्ट्स. और ये भी पता लग गया था उस टाइम पे कि इनके जो ऑथर हैं इन एडिक्ट्स के, वो अशोका हैं. ठीक है, अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन नेचर ऑफ अशोकास प्रोक्लेमेशन टू द पब्लिक. देखिए मैं आपको बता रही थी ना, प्रोक्लेमेशंस और एडिक्ट्स ये वही चीज़ है. मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन नेचर ऑफ अशोकास प्रोक्लेमेशंस. जो इनमें से ज़्यादातर थे उनकी क्या थी, अशोका की प्रोक्लेमेशंस थी टू द पब्लिक एट लार्ज. जो अशोका ने प्रोक्लेम किया था पब्लिक को लार्जर लेवल पे, वाइडर लेवल पे. एंड ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ देम, और उनमें से सिर्फ थोड़ी सी जो थी, डिस्क्राइब्स हिज ओन एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म एंड हिज रिलेशनशिप विद संघ. सिर्फ उनमें से कुछ थोड़े अमाउंट में जो थी वो हमें बताती थी कि जो उसने बुद्धिज़्म को जिस वे में एक्सेप्ट किया था और उसका जो रिलेशनशिप था संघ से, कम्युनिटी से. दो प्राकृत वॉज द लैंग्वेज यूज इन दैम. उनमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो थी प्राकृत. द स्क्रिप्ट वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन. लेकिन जो स्क्रिप्ट थी वो रीजन टू रीजन वेरी करती थी. जहाँ पे जोन सी स्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता था उस
जगह पे उसी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी चलती थी, ग्रीक एंड अरमानिक थी वेस्ट में, और ब्राह्मी थी ईस्ट में। तो इन्हीं स्क्रिप्ट्स में मिलती हैं, लेकिन लैंग्वेज प्राकृत है। अब दूसरे इंस्क्रिप्शंस देखते हैं। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किसकी है? वो रुद्र दमन। देखिए ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किसकी थी, या रुद्रमन जो है, मतलब इस थोड़ा सा घुमा फिरा के ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट, सोहगोड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यूपी के डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में कॉपर की प्लेट पे इंस्क्रिप्शन थी। महास्थान इंस्क्रिप्शन इन बोगारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। ऑल दीज आर डायरेक्टली कंसर्न विद द मॉडर्न पीरियड। ये सब डायरेक्टली कंसर्न थी मॉडर्न पीरियड से, डायरेक्टली उसके बारे में बताती थी। दो दे आर बिलीव टू बी नॉट नेसेसरली दोज ऑफ अशोका, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि वो अशोका की ही थी, लेकिन वो मॉडर्न पीरियड के बारे में ज़रूर बता रही थी। अब देखिए मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स जैसे कि वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो लकड़ी का महल था। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, वेयर होते हैं यूटेंसिल्स, तो जो नॉर्थ के ब्लैक पॉलिश, जिन यूटेंसिल्स पे ब्लैक तरह की पॉलिश हुई थी वो उनकी पहचान बन गया था वो। सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन्स। देखिए यहाँ पे कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं, ये देख लीजिएगा, बार्टर सिस्टम नहीं है, कॉइन्स हैं, और कॉइन्स के ऊपर क्या है? पंच का मार्क है। और कॉइन्स किसके हैं? सिल्वर और कॉपर के। फाउंड इन कुम्हारार, कहाँ पे मिले वो हमें? कुम्हारार, पटना में। एंड अदर प्लेसेस आर द मटेरियल रिमेन्स ऑफ मॉडर्न पीरियड। ये सब कौन से थे? मॉडर्न पीरियड के रिमेन्स थे। अब देखिए ये हमें चार्ट दिया हुआ है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है। कैसे? देखिए पहले है, जैसे फर्स्ट है रॉक एडिक्ट्स के बारे में। देखिए 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, वो कहाँ कहाँ है? ये जगह हमें बताई हुई है, और इनके अंदर लिखा क्या हुआ है? धम्मा के काफ़ी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। अच्छा, 2 कलिंगा रॉक के एडिक्ट्स हैं, जहाँ पे क्या बताया गया था? न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर कलिंगा वार। कलिंगा वार के बाद जो नया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आया वो। थर्ड, माइनर रॉक एडिक्ट्स, इसमें क्या बताया गया? पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका एंड समरी ऑफ हिज धम्मा। नेक्स्ट, भाबरू भारत रॉक एडिक्ट्स, इसमें क्या बताया? अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म। देखिए ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन से रॉक एडिक्ट में क्या बताया गया था, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पिलर एडिक्ट्स, ये वही है, ये भी उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 पिलर एडिक्ट्स पे क्या बताया? अपेंडिक्स था रॉक एडिक्ट्स का। 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स में क्या था? साइंस थे अशोका की फैंटेसिज्म टू धर्मा। और 2 तराई पिलर एडिक्ट्स में क्या था? अशोका रिस्पेक्ट फॉर बुद्धिज़्म, ये चीज़ें थी। अच्छा, फिर केव एडिक्ट्स पे अगर हम आएँ तो 12 बार केव एडिक्ट, इसमें क्या था? अशोका की टॉलरेशन थी। ये हमें कहाँ मिलता है? बारबर हिल्स, गया, बिहार में। तो ये उनकी लोकेशन है कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ थी, उनके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ था वो है, और किस पे क्या था, ये सब है। अशोकन 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये अशोका की 14 मेजर जो रॉक एडिक्ट्स थी उसमें क्या कुछ था, ये उसके कंटेंट्स हैं। तो देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस एंड फेस्टिव गैदरिंग, क्या है कि प्रोहिबिट करते थे वो किसको? एनिमल का जो सेक्रीफाइस होता था उसको, मतलब एनिमल की बलि, किसी भी जानवर की बलि नहीं देनी है। और फेस्टिव गैदरिंग्स, ज़्यादा फेस्टिवल पे गैदरिंग को भी मना किया गया था। मेजर्स ऑफ सोशल वेलफेयर, देखिए इसमें क्या है, ये इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कौन सा पॉइंट कौन से नंबर पे है, कौन सा कंटेंट किस पे है, ऐसे ये पूछ लिया जाता है। जैसे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, तो फर्स्ट पे क्या है? ठीक है, 14th पे ये जो इंस्पिरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ है, ये कौन से पॉइंट, कौन सा नंबर है, कौन सा रॉक एडिक्ट का नंबर है, जैसे, तो इसका आंसर होगा 14। ऐसे पूछ लिया जाता है। लेकिन इसको लर्न करने का भी एक बहुत ईजी तरीका है। आप कैसे लर्न करेंगे? आप इन्हें रिलेट कीजिए। रिलेट कैसे करेंगे? देखिए, सबसे फर्स्ट लर्न कीजिए क्या है कि एनिमल सेक्रीफाइस, एक जानवर की बलि देने को प्रोहिबिट किया गया है। और फेस्टिव गैदरिंग, काफ़ी जगह पे इकट्ठा होने की को भी प्रोहिबिट किया गया है। तो ये क्या है? ये किसके मेजर्स हुए? सोशल वेलफेयर के। इससे क्या होगा? सोशल वेलफेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया मेजर्स ऑफ सोशल वेलफेयर। अब देखिए, जब सोशल वेलफेयर, किसी भी चीज़ का वेलफेयर किसी को रिस्पेक्ट और प्यार दिए बिना नहीं हो सकता। तो सेकंड क्या है? रिस्पेक्ट। किसकी रिस्पेक्ट? ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट। फोर्थ, कर्टसी टू रिलेटिव्स, एल्डर्स, कंसिडरेशन फॉर एनिमल्स, ये सब हो गया। और ये सब किस में हम ले सकते हैं?
कि यहीं से ही उनको किसका विचार आया, अपॉइंटमेंट ऑफ धर्मा, महामात्रा एंड देयर ड्यूटीज़। नेक्स्ट, नीड फॉर, अब इनको इन्होंने अपॉइंट किया, क्यों किया, क्या था, नीड थी किसकी, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन की ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और क्या नीड थी, फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट्स। फिर उसके बाद अब धर्मा को स्प्रेड भी करना था, तो उसकी सिस्टम ऑफ धर्मा यात्रा। नेक्स्ट, अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। जब हम धम्मा को प्रमोट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ों पे अटैक करेंगे जो बिना किसी नाम की, बिना बेकार की सेरेमनीज हैं या रिचुअल्स हैं। इस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करके कीजिएगा तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास आता है ओरिजिन ऑफ मौर्यास। मौर्यस का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। देखिए, पुरानास डिस्क्राइब देम एज शूद्रस। अगर हम पुरानास को देखें तो वो इनको डिस्क्राइब करते हैं शूद्रास की तरह। मुद्र राक्षसा ऑफ विशाखा दत्ता यूजेस द टर्म विशाल और कुलहीना। जो मुद्र राक्षसा है विशाखा दत्ता की जो ये बुक है, इसमें उन्होंने इन्हें कैसे डिस्क्राइब किया है, विशाल और कुलहीना, यानी जो लो क्लैन के, लो कास्ट के होते थे। थर्ड, द क्लासिकल राइटर्स जो में अच्छे जो राइटर्स थे जैसे कि जस्टिन डिस्क्राइब चंद्रगुप्ता ओनली एज अ मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन। उन्होंने चंद्रगुप्त को कैसे डिस्क्राइब किया था, ऐसा मैन जो बहुत हम्बल ओरिजिन का था। नेक्स्ट, द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन had some indirect evidence suggesting that Mauryas might have been of वैश्य origin। तो जूनागढ़ रॉक की जो इंस्क्रिप्शन है रुद्र दमन की, वो ये बताती है इनडायरेक्टली कि जो ये मौर्यस थे ये वैश्य ओरिजिन के थे। द बुद्धिस्ट वर्क ऑन द अदर हैंड ट्राई टू लिंक मौर्यन डायनेस्टी विद शाक्य क्षत्रिय क्लैन टू विच बुद्ध बिलोंग। जो बुद्धिस्ट वर्क थे उन्होंने क्या किया, एक ट्राई किया लिंक हो जाए मौर्यन डायनेस्टी के बीच में और शाक्य क्षत्रिय क्लैन के बीच में। क्यों, शाक्य क्षत्रिय क्लैन कौन सी थी, जिससे बुद्ध बिलोंग करते थे। अकॉर्डिंग टू देम द रीजन फ्रॉम विच मौर्यस केम वाज फुल ऑफ पीकॉक्स। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जिस रीजन से मौर्यस आए थे वो जगह पीकॉक्स से फुल थी, वहाँ पे बहुत पीकॉक्स मिलते थे। Hence they came to be known as Mauryas, इसलिए उनको मौर्यास कहा जाता है। It is obvious from this, ये यहाँ से ये पता लगता है कि बुद्धिस्ट वर ट्राइंग टू एलिवेट। बुद्धिस्ट क्या करने की कोशिश कर रहे थे, एलिवेट करने की कोशिश। क्या एलिवेट कर रहे थे, तो सोशल पोजीशन ऑफ अशोका, अशोका की सोशल पोजीशन को एलिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। जो अशोका कौन थे, उनके पैट्रन थे, उनके काफ़ी सपोर्टर थे और उनके प्रेडिसेसर्स को भी वो प्रमोट, उनकी पोजीशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट मौर्यास बिलोंग टू मौर्य ट्राइब। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो मौर्यास हैं वो मौर्य ट्राइब को बिलोंग करते हैं एंड वर सर्टेनली ऑफ अ लो कास्ट, दो इट इज़ नॉट क्लियर एज टू विच लो कास्ट। और हमें ये पता लगता है कि वो एक लो कास्ट को बिलोंग करते थे, ऑल्दो हमें ये नहीं पता हुआ लगा अभी तक कि किस लो कास्ट को, लेकिन इतना पता लग गया कि एक लो कास्ट को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पे। चंद्रगुप्त मौर्य डिथ्रोन्ड द लास्ट नंदा रूलर धनानंद एंड ऑक्यूपाइड पाटलिपुत्र विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। ये मैं आपको पहले बहुत बार बता चुकी हूँ। देखिए, मैं इसमें पूरा टॉपिक कवर कर रही हूँ, इसलिए ये वीडियो लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। इन 305 BC चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेलिकस निकेटर। 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस निकेटर को डिफीट कर दिया था। हु सरेंडर्ड अ वास्ट टेरिटरी इंक्लूडिंग आर्या, आराकोसिया, गिद्रोसिया एंड पारापानिसेड। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारी अपना एरिया दे दिया था, जिसमें क्या इंक्लूड था, एरिया, एरिया मतलब हैरत, हैरत को कहा जाता है एरिया। एराकोसिया कांधार को, गिद्रोसिया बलूचिस्तान को एंड पैरापेनिसेड काबुल को। किसके रिटर्न में, 500, मतलब खुद 500 एलिफेंट्स रख के बाकी इतनी सारी टेरिटरी उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी बिटवीन चंद्रगुप्त एंड सेलिकस, जो ट्रीटी हुई थी चंद्रगुप्त और सेलिकस के बीच में, उसके अकॉर्डिंग द हिंदू कुश बिकेम बाउंड्री बिटवीन देयर स्टेट्स। उन स्टेट्स के बीच की जो बाउंड्री थी वो कौन सी बन गई थी, हिंदू कुश। नेक्स्ट,
मेगास्थनीज कौन थे? एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो कोर्ट में भेजे गए थे सेलिकस, ये मैंने आपको बता दिया था। चंद्रगुप्त बिकेम अ जैन एंड वेंट टू चंद्रगिरी हिल। चंद्रगुप्त बाद में क्या हो गए थे? एक जैन बन गए थे और उन्होंने अब चंद्रगिरी हिल पर वो चले गए थे जो श्रवण बेलागोला में कर्नाटका में थी, विद भद्रबाहु के साथ। अगर आपको लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा फेमाइन आ गई थी यहाँ पे जहाँ जैन्स रह रहे थे, इसलिए उसकी वजह से उन्होंने उन्होंने डेक्कन साइड की तरफ, साउथ साइड की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया था, जो शिफ्ट हुए थे उनके साथ लीडर थे भद्रबाहु, और चंद्रगुप्त भी उनके साथ गए थे और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी बाय स्लो स्टारवेशन, जिसे सालेखन भी बोलते हैं। धीरे धीरे स्टार्व करते करते उनकी डेथ हो गई थी। अंडर चंद्रगुप्त मौर्य फॉर द फर्स्ट टाइम होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज यूनाइटेड। चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर सबसे पहली बार सारा नॉर्थ इंडिया यूनाइटेड हो गया था। तो देश को नॉर्थ इंडिया को पूरा यूनाइट करने वाले का श्रेय किस राजा को जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ट्रेड बहुत फ्लरिश किया। एग्रीकल्चर वाज रेगुलेटेड, एग्रीकल्चर कंट्रोल में था। वेट्स एंड मेजर्स वर स्टैंडर्डाइज्ड एंड मनी केम इनटू यूज। टैक्सेशन, सैनिटेशन एंड फेमाइन रिलीफ बिकेम द कंसर्न्स ऑफ स्टेट। जो स्टेट का मेन कंसर्न रहा वो रहा टैक्सेशन, सैनिटेशन और फेमाइन रिलीफ। अब आते हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार के पीरियड था 298 BC से 273 BC। चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा उनकी जगह आया बिंदुसार नोन टू ग्रीक्स एज एमिट्रोक्रेट्स। ग्रीक्स ने बिंदुसार को नाम दिया एमिट्रोक्रेट्स, जिसका डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड अमृत्र घाटा, दैट इज स्लेयर्स ऑफ फोर्स। जो एक संस्कृत वर्ड अमित्र घाटा में से लिया गया है, जिसका मतलब है स्लेयर ऑफ फॉरेस्ट। स्लेयर मेनली उसे कहा जाता है जैसे जो किसी एनिमल को या किसी को भी बहुत बुरी तरीके से मारता है। तो वो किसका स्लेयर था? फोएस, दुश्मनों का। इज सेड टू हैव कैरिड हिज आर्म्स टू द डेक्कन अप टू मैसूर। तो ये कहा जाता है कि वो अपनी बाजुएं डेक्कन तक ले गए, मैसूर तक। मतलब नॉर्दर्न इंडिया को तो यूनाइट कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब आगे जो उनका बेटा बिंदुसार आया वो साउथ की साइड चल पड़ा। बिंदुसार आस्क्ड एंटिओकस वन ऑफ सायरिया के एंटिओकस किंग जो थे उनसे बिंदुसार ने बोला टू सेंड सम स्वीट वाइन, कि आप कुछ स्वीट वाइन भेजिए। ड्राइड फिग्स कहते हैं अंजीर को, वो भेजिए। एंड अ सोफिस्ट कहा जाता है फिलोसफर्स को, एक फिलोसफर भेजिए। तो एंटिओकस वन ने वाइन भेजी, फिक्स भी भेजे, बट पोलाइटली रिप्लाइड, और पोलाइटली बोला कि जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं आर नॉट फॉर सेल, वो सेल के लिए नहीं है। नेक्स्ट, बिंदुसार पैट्रोनाइज अजीविकास। जो बिंदुसार थे उन्होंने अजीविकास को पैट्रोनाइज किया, सपोर्ट किया। नेक्स्ट आते हैं अशोका जो हैं वो 273 BC से 232 BC को बिलोंग करते हैं। According to Buddhist text, when Ashoka, son of Bindusar, was born, his mother happy to have a child। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब अशोका बिंदुसार के बेटे आए थे, बोर्न हुए थे तो उनकी मदर जो थी वो हैप्पी हो गई थी अपने बेटे को देख के, इसलिए उन्होंने कहा नाउ आई एम अशोका, यानी विदाउट सोरो, एंड सो द चाइल्ड वॉज नेम्ड एज अशोका। इस तरीके से उनका नाम आया था। अब देखिए, इट अपीयर्स फ्रॉम द अवेलेबल एविडेंस। जो एविडेंस हमारे पास विजिबल है, अपीयर हुआ है, जिसमें मेनली बुद्धिस्ट लिटरेचर आता है, उससे हमें ये पता लगता है दैट देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर थ्रोन अमंग प्रिंसेस ऑन द डेथ ऑफ बिंदुसार। जब बिंदुसार की डेथ हुई तो प्रिंसेस जो उनके बेटे थे, सारे राजकुमार थे, उनके बीच में लड़ाई हो गई राजगद्दी को लेकर। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अशोका असर्प्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स। अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था और राजगद्दी ले ली थी। एंड स्पेयर्ड तिस्सा, और जो तीसा था उसे छोड़ दिया। तीसा कौन थे? उनका छोटा भाई। राधा गुप्ता, अ मिनिस्टर ऑफ बिंदुसार का एक मिनिस्टर था राधा गुप्ता, उसने उनकी हेल्प की थी इन फ्रैट्रिसाइडल स्ट्रगल।
फ्रैट्रिसाइडल स्ट्रगल होती है, जो एक फैमिली के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट चलती है, उसको फ्रैट्रिसाइडल स्ट्रगल बोला जाता है। दिस वार ऑफ सक्सेशन अकाउंट्स फॉर इंटररीगेनम ऑफ 4 years। जो ये वार थी, लड़ाई थी ये सक्सेशन की, वो इंटेरिगम ऑफ 4 years यानी कि एक इंटरवल ऑफ 4 years तक चली, एंड ओनली आफ्टर सिक्योरिंग हिज पोजीशन ऑन द थ्रोन। और अपनी पोजीशन लेने के बाद अशोका हैड हिमसेल्फ फॉर्मली क्राउंड इन 269 BC। उसके बाद अशोका ने अपने आप को क्राउन कर लिया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया 269 BC में। अंडर अशोका मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स। अशोका के अंडर जो मौर्य एम्पायर था अपनी क्लाइमैक्स तक गया। For the first time, whole of the subcontinent leaving out the extreme south was under imperial control। सारे इंडिया पे कंट्रोल हो गया था, सिर्फ कुछ एक्सट्रीम साउथ के पार्ट्स को छोड़ के सारा पार्ट जो है अशोका के अंडर आ गया था। देखिए, ये अशोका के कुछ नाम हैं जो बताए गए हैं इस टेबल में, और उसके साथ में ये बताया गया कि किस एडिक्ट पे ये नाम लिखा गया। जैसे अशोका है वो मास्की माइनर रॉक एडिक्ट पे लिखा गया है। देवनम प्रियास अशोका राजस ये लिखा गया है गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट पे। और राजा अशोका ये नितुर माइनर रॉक एडिक्ट पे लिखा गया। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। राजा अशोका देवनम्पिया ये उदयगोलम माइनर रॉक एडिक्ट पे लिखा है। प्रियदासी राजा मगध ये भाम्बरू बैरत माइनर रॉक एडिक्ट पे। प्रियदासी राजा बार्बर केव इंस्क्रिप्शन। प्रियदासी कंधार मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड दीपवमसा। अशोक मौर्य रुद्रदमन जूनागढ़ रॉक एडिक्ट एंड अशोक वर्धन पुरानास। नेक्स्ट पॉइंट, अशोका फोर्ट द कलिंगा वार इन 261 BC। अशोका ने कलिंगा वार को 261 BC के अंदर लड़ाई की वहाँ पे कलिंगा में। इन 9th year ऑफ हिज कोरोनेशन, राजा बनने के 9 साल के बाद उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। किंग वाज मूव्ड बाय द मैसेक्योर इन दिस वार। इस वॉर में बहुत ज़्यादा मैसेक्योर हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, बहुत खून निकले थे, बहुत ज़्यादा लोगों को डेथ हुई थी। तो ये देख के एक अशोका का जो दिल था वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसीज गया था। इसलिए उन्होंने ये फिज़िकल ऑक्यूपेशन जो थी उसको, वहाँ से धम्मा का ओरिजिन हुआ, वहाँ से उनको परिवर्तन आया। उन्होंने वहाँ से ये मैसेक्योर देख के वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, सहम गए थे, इसलिए उन्होंने वहाँ से ये पॉलिसी छोड़ दी कुछ भी फिज़िकली ऑक्यूपाई करने की। ठीक है, देखिए, अशोका वाज नॉट एन एक्सट्रीम पैसिफिस्ट। अशोका एक एक्सट्रीम पैसिफिस्ट नहीं थे, मतलब ये नहीं था कि हर कंडीशन पे ही वो पीस के लिए हर कंडीशन मान लेंगे, ऐसा नहीं था। थस ही रिटेन्ड कलिंगा आफ्टर हिज कॉन्केस्ट एंड इनकॉर्पोरेटेड इट इनटू हिज एम्पायर। उन्होंने क्या किया, कलिंगा जीता और उसको अपने एम्पायर में मिला लिया। अशोका सेंट मिशनरीज टू द किंगडम्स ऑफ चोलास। अशोका ने अपने मिशनरीज चोलास में भेजे, पांड्याज में भेजे। 5 states रूल्ड बाय ग्रीक्स, जो ग्रीक किंग्स 5 states पे रूल करते थे, एंटियोकस, साइरिया, इजिप्ट, एंटिगोनस, मैकेडोनिया, मैगस, साइरनिया, अलेक्जेंडर, एपीरस और ये फिलाडेल्फस, टोलेमी, इन सब के पास भी उन्होंने अपने मिशनरीज भेजे। वी ऑल्सो नो दैट ही सेंट मिशनरीज टू सिलोन। उन्होंने सिलोन में भी मिशनरीज भेजे एंड सुवर्ण भूमि बरना पे भी भेजे, एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के भी कुछ पार्ट्स में भेजे। नेक्स्ट आता है अशोकास धम्मा। अशोकास धम्मा कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सेक्टेरियन फेथ। ये एक सेक्टेरियन फेथ नहीं था, मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों ने ग्रुप में इकट्ठे हो गए और उसको धम्मा बोलना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं था। इट्स ब्रॉड ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रिजर्व सोशल ऑर्डर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये था कि सोशल ऑर्डर बना रहे, लोग सोशल अच्छे से, मतलब सोशल रहें, सोसाइटी अच्छे से मेंटेन रहे। इट ऑर्डेन दैट पीपल शुड ओबे देयर पेरेंट्स। उसमें था कि पीपल जो हैं अपने पेरेंट्स को ओबे करें। पे रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट दें, और बुद्धिस्ट मोंक्स को भी रिस्पेक्ट दें। एंड शो मर्सी टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। जो स्लेव्स और सर्वेंट्स होते हैं उन पे दया दिखाएं। ही हेल्ड दैट इफ़ पीपल बिहेव्ड वेल, उन्होंने ये कहा कि अगर लोग अच्छा बिहेव करेंगे तो दे वुड स्टे इन स्वर्ग, हेवन, तो उन्हें हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ही डिड नेवर से, उन्होंने ये कभी नहीं कहा दैट दे वुड अटेन निर्वाण, कि उनको निर्वाणा मिल जाएगा, जो क्या होता था, विच वॉज द गोल ऑफ बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स का गोल था निर्वाण। उन्होंने ये नहीं कभी भी कहा कि उन्हें निर्वाणा मिल जाएगा अगर वो ये सब
फॉलो करेंगे तो। अब आते हैं लेटर मौर्यस, अशोका के बाद के मौर्यस, 232 BC से 185 BC। द मौर्यन डायनेस्टी लास्टेड 137 ईयर्स। मौर्यस का जो रूल था वो 137 ईयर्स तक रहा। अशोका's डेथ वाज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ मौर्यन एम्पायर इनटू 2 पार्ट्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अशोका की जब डेथ हो गई तो उसके बाद जो एम्पायर था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो वेस्टर्न पार्ट केम टू बी रूल बाय कुणाल सन ऑफ अशोका। जो वेस्टर्न पार्ट था उनको रूल किया कुणाल, उनके बेटे ने, और ईस्टर्न पार्ट जो था वो दशरथा के अंडर आ गया, दशरथ कह लीजिए या दशरथा। द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथा, जो लास्ट मौर्यन रूलर थे वो बृहद्रथा थे, वाज असैसिनेटेड इन 185 BC बाय हिज कमांडर इन चीफ। जो लास्ट मौर्यन रूलर थे उनको मार दिया गया था उन्हीं के कमांडर इन चीफ के द्वारा, जिनका नाम था पुष्यमित्र संगा, और उन्होंने अपनी संगा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया। अब देखिए, अब आती है कि उनकी जो डिक्लाइन हुई थी, उनके डिक्लाइन होने का, इतने बड़े महल, इतने बड़े शासक का, इतने बड़े शासनकाल का जो डिक्लाइन था वो कैसे हुआ। तो इसके लिए अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग पॉइंट्स हर कोई बताता है। पहले तो था कि हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी सेंट्रलाइज था। देखिए इसको हम अभी आगे करेंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज था। तो ये बोला था रोमिला थापर जी ने, जो बहुत अच्छी हिस्ट्री की बुक्स हैं जिनकी। अच्छा, पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका, जो अशोका की ये पीस वाली पॉलिसी थी, ये भी कहीं ना कहीं उनके डिक्लाइन का कॉज बनी। ये कहा था HC राय चौधरी ने। थर्ड, ब्रह्मानिकल रिएक्शन, ब्रह्मानिकल जो ये ब्राह्मण्स का रिएक्शन था वो ये कहा HP शास्त्री ने। और पार्टीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर का पार्टीशन भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन का कारण था। और वीक लेटर मौर्यन रूलर्स, जो बाद के रूलर्स थे वो काफ़ी वीक थे। प्रेशर ऑन मौर्यन इकोनॉमी, मौर्यन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, ये कहा DD कौसाम्बी ने। और नेगलेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का नेगलेक्ट था वो भी उनके डिक्लाइन का कॉज था। देखिए अब ये एक इम्पॉर्टेंट सा टेबल है जिसमें हमें ये 2 मॉडर्न किंग्स बताए गए हैं, और उनके अंदर क्या है कि क्या क्या उनको नेम से बुलाया जाता था, और उनके टाइम पे कौन कौन सा एम्बेसडर आया था। देखिए चंद्रगुप्त के बाद टाइम पे मेगास्थनीज आए थे जिन्होंने इंडिका बुक लिखी थी, और सेलिकस निकेटर ने इन्हें भेजा था, ठीक है। और इनके दूसरे नेम भी क्या थे, सैंड्रोकॉटस था, स्ट्रैबो, जस्टिन, एंड्रोकॉटस, एरियन, प्लूटार्क, विशाला, कुल्हानिया, ये सब, कुलहीना, विशाखा दत्ता की मुद्रा राक्षसा के अंदर जो हमने देखा था वो, ये सब नेम्स उनको दिए गए थे। बिंदुसार को नाम दिया गया था एमिट्रोकेट्स ग्रीक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, बिंदुपाला चाइनीज टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सिन्हासेना जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, भद्रसारा वायुपुराना के अकॉर्डिंग, और इनके टाइम पे आए थे डिमाकस, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम कि मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मौर्यंस कैसा उनका राज्य कैसा था। तो देखिए एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, मेन पावर किंग होती है, किंग रूल करता है। तो मॉडर्न गवर्नमेंट वाज अ सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी जिसमें न्यूक्लियस कौन है, किंग है। और कौटिल्य चाणक्य के अकॉर्डिंग 7 एलिमेंट्स होते थे उन स्टेट्स के। इसको सप्तांगा थ्योरी भी कहा जाता है, और ये पूछ लिया जाता है कि सप्तांगा थ्योरी किन की थी और किन के टाइम में बताई गई थी, ये सब पूछ लिया जाता है, देख लीजिएगा। तो देखिए मेन है, फर्स्ट है राजा किंग, फिर उनके सेक्रेटरीज जिन्हें अमात्य कहा जाता है, फिर जनपदा जो टेरिटरी है, फिर दुर्ग फोर्ट को कहा जाता था, कोष ट्रेजर को, सेना उनकी आर्मी, एंड मित्र उनके फ्रेंड्स। ये सब 7 एलिमेंट्स जो थे उनके राज को बिलोंग करते थे। किंग वॉज रिगार्डेड एज सोल अमंग ऑल द 7 एलिमेंट्स। सब एलिमेंट्स के बीच में जो किंग था वो उनकी आत्मा माना जाता था। अब मंत्री परिषद, जो इनका मंत्री परिषद था, किंग जो है, किंग की हेल्प करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसके मेंबर्स में कौन कौन था, एक था युवराज, क्राउन प्रिंस, यानी जो नेक्स्ट किंग बनेगा वो, पुरोहिता चीफ प्रीस्ट, सेनापति कमांडर इन चीफ, और कुछ और मिनिस्टर्स। अभी कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स दिए गए हैं, इनके नेम है सनी दत्ता जो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर रहे, समाहर्ता, ये इनको कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू को कहा जाता था। इस तरीके से ये आप देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो इनका प्रोविंस था वो डिवाइड हुआ था। देखिए जो नॉर्दर्न प्रोविंस था
जिसे कि उत्तर पाथा कहते थे, उनकी कैपिटल थी तक्षशिला। जो वेस्टर्न साइड का प्रोविंस था, जिसे अवंती राष्ट्र कहा जाता था, वो थी, उनकी कैपिटल थी उज्जैन। फिर ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस था, वो थी, जिसे प्राची कहा जाता था, वो थी, उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। कलिंगा ये ईस्टर्न प्रोविंस था, इसको तोशाली कहा जाता था। और दक्षिणापात ये सदर्न प्रोविंस था, इसको सुवर्णगिरी कहा जाता था। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्र दमन के जूनागढ़ रॉक एडिक्ट के अकॉर्डिंग सौराष्ट्र वाज गवर्नड बाय पुष्यगुप्ता। जो सौराष्ट्र था उन पे रूल करते थे पुष्यगुप्ता। वैश्या एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड बाय द यवन किंग तुषुपा एट द टाइम ऑफ अशोका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या क्या होती थी, उनके हेड को क्या कहा जाता था। देखिए, फर्स्ट थी प्रोविंस यानी चक्र, उनके हेड होते थे राष्ट्रपाल या कुमारा। सेकंड थी आहार या विषया यानी कि डिस्ट्रिक्ट, और इनके हेड को कहा जाता था प्रदेशिका, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड राजुका। फिर संग्रहणा, अ ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस को संग्रहणा कहा जाता था, इनके हेड होते थे गोपा। और फिर उसके बाद आता था ग्राम यानी विलेज, और उनके हेड थे ग्रामिका। ये तो था उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य डिवोट्स अ फुल चैप्टर टू द रोल्स ऑफ नागरक। जो कौटिल्य थे उनका एक फुल चैप्टर जो था वो नागरक्स के ऊपर था। नागरक कौन होते थे? सिटी सुपरिटेंडेंट, यानी जो सिटी को सुपरवाइज करते थे, जो सिटी के सुपरिटेंडेंट होते थे। हिज चीफ ड्यूटी वॉज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। उनकी मेन ड्यूटी होती थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। मेगास्थनीज अकाउंट ऑफ द सिस्टम। जो मेगास्थनीज ने सिस्टम के बारे में बताया हुआ है वो क्या है? 6 कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स ईच। 6 कमेटीज थी, हर कमेटी में 5 मेंबर्स थे, और उनके फंक्शन क्या थे? फर्स्ट का फंक्शन होता था इंडस्ट्रियल आर्ट्स देखना। सेकेंड, फॉरनर्स का एंटरटेनमेंट। थर्ड, रजिस्ट्रेशन करना बर्थ्स की और डेथ्स की। फोर्थ, ट्रेड और कॉमर्स। फिफ्थ, पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और सिक्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द आर्टिकल्स सोल्ड। ठीक है, ये सब उनके अलग अलग काम होते थे। और कैसे होता था टैक्स? 1/10 ऑफ द परचेज प्राइस। जिस प्राइस पे खरीदा गया है उसका 1/10 वो टैक्स देते थे, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उनकी आर्मी कैसी थी। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर वॉज द मेंटेनेंस ऑफ अ ह्यूज आर्मी। उन्होंने पूरे इंडिया पे एक तरीके से रूल किया हुआ था, तो ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत ही ऑब्वियस है कि उनकी एक बहुत बड़ी आर्मी रही होगी। उनके पास नेवी भी थी। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मीज वर कैरिड बाय अ बोर्ड ऑफ 30 ऑफिसर्स डिवाइडेड इंटू 6 कम्युनिटी। ईच कमिटी हैज़ 5 मेंबर्स। मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो आर्मी थी उनको 30 ऑफिसर्स 30 ऑफिसर्स उनके हेड थे, जिनकी अलग अलग कमेटीज़ बनी हुई थी 6, और हर कमेटी के अंदर 5 मेंबर्स थे। और ये कौन सी थी? इन्फेंट्री जो फुट पे सोल्जर्स चलते हैं। कैवेलरी जो हॉर्सेस पे बैठ के सोल्जर्स लड़ाई करते हैं। थर्ड उनके एलिफेंट्स। 4 उनके शैरियट्स यानी कि रथ। 5th उनकी नेवी। 6th ट्रांसपोर्ट। इन द मॉडर्न पीरियड देयर वर 2 टाइप्स ऑफ गधा पुरुषोस, जिन्हें कि डिटेक्टिव्स कहा जाता था, स्पाई। वो कौन थे? स्टेशनरी होते थे, संस्थान, जो वही उस हर जगह के लिए थे कि उस जगह पे वही करते थे। और दूसरे संचारी, वॉन्डरिंग, जो सारे जगह पे घूमते थे। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट आते हैं हम उनकी इकोनॉमी के ऊपर। द स्टेट कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कंट्रोल स्टेट के अंदर था। टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स वेरिड फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। जो टैक्स था वो 1/4 से 1/6 तक आ जाता था प्रोड्यूस पे। दे आल्सो प्रोवाइडेड इरीगेशन फैसिलिटीज़, जिसे सेतुबंद कहा जाता था। इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे। एंड चार्ज वाटर टैक्स, और वाटर टैक्स चार्ज करते थे। टोल्स वर ऑल्सो लेविड ऑन कॉमोडिटीज़ ब्रोड टू टाउन फॉर सेल। जो सेल के लिए चीज़ें लेके आई जाती थी उनके ऊपर भी टैक्स लगता था। एंड दे वर कलेक्टेड एट गेट। जब एक टाउन से दूसरे टाउन में एंट्री की जाती थी तो गेट पे ही ये कलेक्ट कर लिए जाते थे। द स्टेट इंजॉयड मोनोपली इन माइनिंग, फॉरेस्ट, सॉल्ट, सेल ऑफ लीकर, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स। इन स्टेट के पास में मोनोपली थी। किसमें? मोनोपली मतलब सिंगल रूल था इनका। ये खुद ही ऐसे करते थे, खुद ही इंजॉय करते थे। क्या? माइनिंग, फॉरेस्ट, सॉल्ट, सेल ऑफ लीकर, शराब बेचना, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स, हथियार बनाना, इन सब में इनकी मोनोपली थी। नेक्स्ट आता है सोगोरा।
ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। इसमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन थी। और महास्थाना जो कि बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में है, उसमें भी एक इंस्क्रिप्शन थी जो ये बताती है कि रिलीफ मेजर्स, अगर फेमाइन आ जाए तो क्या रिलीफ मेजर्स वो लोग लेते थे। अब उनके जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे वो थे बाराकुच भरूच में, सुपरा वेस्टर्न कोस्ट, ताम्रलिप्ती इन बंगाल, ये ईस्टर्न कोस्ट में था। एक्सक्यूज मी। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड पंच मार्क्ड कॉइन्स मोस्टली ऑफ सिल्वर वर कॉमन यूनिट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। मॉडर्न पीरियड में पंच मार्क्ड कॉइन्स को यूज़ किया जाता था। आगे आते हैं उनकी सोसाइटी के बारे में। जो कौटिल्य थे, इनका नाम चाणक्य भी था और विष्णुगुप्त भी था। इज़ नॉट एज रिजिड ऑन द वर्ण सिस्टम एज अर्लियर स्मृति राइटर्स। वर्ण सिस्टम के ऊपर ये इतने रिजिड नहीं थे, इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। कौटिल्यज अर्थशास्त्र लुक्ड अपॉन शूद्रास एज एन आर्यन कम्युनिटी। जो कौटिल्यज का अर्थशास्त्र था वो शूद्रास को एक आर्यन कम्युनिटी की तरह लेते थे, विच इज़ डिस्टिंग्विश फ्रॉम मलेच्छा और नॉन आर्यन कम्युनिटी, जो डिस्टिंग्विश की जाती थी मलेच्छा से या नॉन आर्यन कम्युनिटी से। रिडक्शन ऑफ गैप बिटवीन वैश्यास मोस्ट ऑफ हुम वर नाउ कंसंट्रेटिंग ऑन। ठीक है, तो जो क्या था, वैश्यास और शूद्रास। वैश्यास अब क्या कर रहे थे, ज़्यादातर उनका कंसंट्रेशन जो था वो ट्रेड पे आ गया था, और शूद्रास जो जिनमें से काफ़ी जो थे एग्रीकल्चरिस्ट बन चुके थे और बाकी आर्टिशंस थे, उनके बीच में जो गैप था वो कम हो गया था। Megasthenes states that Indian society was divided into 7 classes. According to Megasthenes, इंडियन सोसाइटी जो है वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी। फिलोसफर्स, फार्मर्स, सोल्जर, हर्ड्समैन, आर्टिसंस। फिलोसफर्स जो फिलोसफीज में बिलीव करते हैं, फार्मर्स किसान, सोल्जर सैनिक, हर्ड्समैन चराहे, आर्टिसंस जो आर्ट्स में जाते हैं, मैजिस्ट्रेट, काउंसलर्स। मैजिस्ट्रेट, जुडिशरी, काउंसलर्स, you know very well. The classes mentioned above appear to have been economic than social. ये जो क्लासेस थी ये ज़्यादातर इकोनॉमिक बेसिस पे थी, ना कि सोसाइटी बेसिस पे। दो मेगास्थनीज स्टेटेड दैट देयर वर नो स्लेवरी। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज वहाँ पे कोई स्लेवरी नहीं थी, लेकिन अगर इंडियन सोर्सेज पर देखें तो स्लेवरी जो थी वो मॉडर्न रीजन में थी। इससे हमें थोड़ा सा ये कह सकते हैं हम कि शायद मेगास्थनीज उस लेवल की स्लेवरी की बात कर रहे थे जो फुल लीगल सेंस में होती है वेस्ट में। उसके कंपैरेटिवली यहाँ पर स्लेवरी नहीं थी। वुमेन ऑक्यूपाइड हाई पोजीशंस, वुमेन की काफ़ी अच्छी पोजीशंस थी और मॉडर्न सोसाइटी में उन्हें फ्रीडम थी। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य के अकॉर्डिंग एक वुमेन परमिटेड टू हैव डाइवोर्स, वो डाइवोर्स भी ले सकती थी और रीमैरिज भी कर सकती थी। वुमेन वर एम्प्लॉयड एज अ पर्सनल बॉडी गार्ड्स ऑफ द किंग। वुमेन को बॉडी गार्ड्स की तरह भी अपॉइंट किया जाता था, स्पाइस की तरह भी, जिन्हें डिटेक्टिव्स भी कहा जाता है, और जॉब्स में भी उन्हें फुल लिबर्टी दी जाती थी। अब आती है मॉडर्न आर्ट। अब देखिए, आनंद कुमार स्वामी क्लासिफाइड मॉडर्न आर्ट इनटू 2 ग्रुप्स। आनंद कुमार स्वामी के अकॉर्डिंग मॉडर्न आर्ट्स 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, एक रॉयल कोर्ट आर्ट, एक फोक पॉपुलर आर्ट। रॉयल या कोर्ट आर्ट वो थी जो कोर्ट की चीज़ें रिप्रेजेंट करती थी या कोर्ट में ही यूज़ होती थी, जैसे कि रॉयल पैलेस हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का, पाटलिपुत्र हो गया, अशोका के पिलर्स हो गए, ये सब। और फोक जो थी, पॉपुलर आर्ट जो थी, वो जो लोकल लोगों में यूज़ की जाती थी, जैसे फिगर स्कल्पचर हो गया, यक्ष यक्षिणी का, और टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स हो गए, इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ एम्परर अशोक, जो स्टोन की पोर्ट्रेट बनाई गई थी एम्परर अशोक की, उनका ब्रोकन रिलीफ स्कल्पचर भी मिला था। ये सब उनकी फोक आर्ट रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, मौर्याज इंट्रोड्यूस स्टोन मेजनरी ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग अशोका। मेजनरी चिनाई को कहा जाता है, चिनाई होती है ना दीवारों की, उसे कहा जाता है। तो मौर्याज ने इसको इंट्रोड्यूस किया था काफ़ी लेवल पे, हाई लेवल के ऊपर। फ्रैगमेंट्स ऑफ स्टोन पिलर्स, जो स्टोन पिलर्स के फ्रैगमेंट्स हैं, तो हिस्से हैं, पीसीस कह लीजिए, एंड वुडन फ्लोर्स, जो वुडन फ्लोर्स के हैं, सीलिंग जो हैं वो इंडिकेट करती है एग्जिस्टेंस ऑफ एन 80 पिलर्ड हॉल। ये सब रिप्रेजेंट करते थे कि एक 80 पिलर्ड हॉल था जो कि डिस्कवर हुआ था कुम्हरार में, एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ पटना, जो पटना के आउटस्कर्ट्स पे है। सीइंग दैट दिस, इसको देख के फाहेन ने बताया, फाहेन कौन थे, वो वहाँ के एक विजिटर थे,
जैसे टूरिस्ट कह लीजिए, उन्होंने बोला कि दीज प्लेसेस आर सो ब्यूटीफुल, सॉरी दीज पैलेसेस, जो ये पैलेस हैं, ये जो राजमहल है, वो इतने सुंदर हैं और इतने ब्यूटीफुल हैं दैट दे अपीयर टू बी द क्रिएशन ऑफ गॉड, कि ये ऐसे लगता है कि ये खुद भगवान ने बनाए हैं रैदर देन ऑफ मैन, ना कि इंसान ने। पिलर्स रिप्रेजेंट द मास्टर पीस ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर, मॉडर्न स्कल्पचर का मास्टर पीस थे उनके पिलर्स। ईच पिलर इज मेड ऑफ सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन, बड़े बड़े सैंडस्टोन के सिंगल पीस से पिलर बनाए जाते थे। ओनली देयर कैपिटल्स विच आर ब्यूटिफुल पीसेज ऑफ स्कल्पचर इन फॉर्म ऑफ लॉयंस और बुल्स आर जॉइंट विद पिलर ऑन द टॉप। जो उनके कैपिटल्स में जो स्कल्पचर्स होते थे लॉयन के या बुल की शेप में, उन्हें पिलर के साथ टॉप पे जॉइन कर दिया जाता था। 4 लॉयन कैपिटल एट सारनाथ, सारनाथ पे 4 लॉयन कैपिटल्स थी और सांची में भी। लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जो लॉयन कैपिटल थी सारनाथ की, उसको अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल एम्बलम ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, उसको नेशनल एम्बलम में अडॉप्ट किया गया था 1950 26 जनवरी को। सिंगल लॉयन कैपिटल थी रामपुरव और लौर्य नंदनगढ़ में। सिंगल बुल कैपिटल थी रामपुरवा में। एक कार्व्ड एलिफेंट एट धौली, धौली इज इन यूपी, एंड एंग्रेव्ड एलिफेंट एट कालसी, एक कार्व्ड एलिफेंट धौली में भी मिला और कालसी में भी। मॉडर्न आर्टिसंस हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूइंग आउट केव्स फ्रॉम रॉक्स, मॉडर्न आर्टिसंस ने क्या करना शुरू किया, केव्स बनानी शुरू कर दी थी रॉक्स में से, ताकि उसमें मोंक्स रह सकें। उसके अर्लीस्ट एग्जाम्पल है बार्बर केव्स, बार्बर केव्स जो है वो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है, सबसे पहला बिल्कुल शुरुआती एग्जाम्पल। तो बार्बर केव्स कहाँ है, सुदामा वर्ल्ड हट शौपड़ा ऑफ कर्णा ऋषि लोमेश इन गया में। अदर एग्जाम्पल्स आर नागार्जुनी केव्स इन गया, दशरथ, ये भी गया में है। स्तूपास वर बिल्ड थ्रू आउट द एम्पायर्स टू एंश्राइन द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, स्तूपास जो थे वो थ्रू आउट द एम्पायर और बनाए गए थे जिसमें बुद्धा की रेलिक्स रखी गई थी। ऑफ दीज द मोस्ट फेमस आर एट सांची एंड भारुता, इनमें से सबसे फेमस थी सांची और भारुता। अब देखिए ये एक रॉक एडिक्ट 6 में लिखा गया है कि एट ऑल द टाइम्स वेदर आई एम ईटिंग, हर समय जब मैं खाना खा रहा हूँ, और आई एम इन वुमेंस अपार्टमेंट, किसी लेडी के अपार्टमेंट में हूँ, और इन माई इनर अपार्टमेंट्स या अपने अपार्टमेंट में हूँ, और एट द कैटल शेड में हूँ, और इन माई कैरेज या अपने रथ में हूँ, और इन माई गार्डन्स, चाहे अपने गार्डन्स में हूँ, जहाँ भी कहीं भी हूँ, माई महामतर शुड कीप मी इन टच विद पब्लिक बिजनेस, जो मेरे महामतर थे जो मेरे महामतर हैं वो मुझे अपने पब्लिक बिजनेस के अंदर टच में रखते हैं। अब कलिंगा रोग का एडिक्ट, उस पर लिखा था ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, सारे मैन मेरे बच्चे हैं। तो ये था हमारा मौर्य पीरियड। बाकी अब इससे रिलेटेड हमारे जो MCQs हैं वो हम कल करेंगे।